नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हमारा आज का मुद्दा है हुड्डा राज में एक और भर्ती घोटाला। जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2009 में इंस्पेक्टर भर्तियों की परीक्षाएं हुई और उसमें इस तरह की बातें सामने आई कि जिसके 145 अंक रिटन एग्जाम में थे, उसके इंटरव्यू में 25 में से केवल 7 अंक दिए गए और जिसके एग्जाम में कम नंबर थे उसे इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर सामने लेकर आया गया। इसमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि जिनकी भर्तियां की गई वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी लोग थे, किसी पार्टी ने नहीं। हाईकोर्ट ने खुद इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए, बारीकी से हर पहलू को समझिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। मनोहर सरकार पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब खुद भर्ती नियुक्तियों में धांधली करने के आरोप में घिर गई है और ये सवाल किसी पार्टी ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं, वो भी इस कथित धांधली का शिकार हुए शिकायतकर्ता की याचिका पर। जी हां, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC द्वारा वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की चयन प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया धांधली को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हाईकोर्ट की जस्टिस जयश्री ठाकुर ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि इस भर्ती में लगे आरोपों की जांच के लिए गृह सचिव, सचिव कार्मिक और ADGP विजिलेंस की टीम का गठन किया जा रहा है। कमेटी 4 माह के भीतर हाईकोर्ट में रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर इस भर्ती पर फैसला लिया जाएगा। लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ साथ वाइवा मार्कशीट प्रथम दृष्टया ये दर्शाती है कि चयन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। अब आप ये भी जानिए कि याचिकाकर्ता के आरोप क्या क्या हैं। इस मामले में करनाल निवासी अमित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पेक्टर की भर्ती की गई थी। 20 में से 9 पद सामान्य वर्ग के थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इन 9 पदों पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों सहित अन्य राजनीतिक लोगों और अफसरों के रिश्तेदारों की ही नियुक्ति दी गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने लिखित परीक्षा में 200 में से 145 अंक प्राप्त किए थे और वो लिखित परीक्षा में टॉपर था, लेकिन उसे इंटरव्यू में 25 में से केवल 7 अंक दिए गए और वो वेटिंग लिस्ट में रखा गया, जबकि कम अंक वाले चहेते को इंटरव्यू में अच्छे अंक देकर चयन कर दिया गया। इस मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी सरकार को घेरा और पक्षपात का आरोप लगाया। देखिए, जो पिछली सरकार रही 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सब पे प्रश्न चिन्ह है और सरकार की गलतियों के कारण जो नौजवान हैं उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा। देखिए, जिस आदमी ने कोर्ट में अपील की उसका कहना है कि वो टॉपर है, उसके सबसे ज्यादा अंक हैं, लेकिन इंटरव्यू में उसके बहुत ही कम अंक देके उसको बाहर निकाल दिया। तो उससे साफ दिखता है कि एक व्यक्ति अगर रिटर्न में मान लीजिए 100 में से 90 नंबर या 95 नंबर लेता है और अगर इंटरव्यू 30 नंबर का है और उसमें आप 5 नंबर उसको देते हैं तो शंका तो होती है, साफ साफ ही दिखता है कि वहां अगर रिटर्न है तो उसके पास योग्यता है, अगर इंटरव्यू है तो उसकी योग्यता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो इसमें साफ दिखता है कि गड़बड़ है और कोर्ट ने भी वही सारा देख के, मैं समझता हूँ, इस प्रकार का आदेश दिया कि इसमें इसको सारे को देख के लगता है कि ये फेयर नहीं है, इसमें पक्षपात किया गया। बहुत से लोगों ने हमें भी ये कहा कि अगर आप इस प्रकार से नियुक्ति नहीं करेंगे, अपने वर्कर को नहीं लगाएंगे, अपने चेतों को नहीं लगाएंगे, तुम्हारे साथ कौन रहेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारा जब तक हम काम करते हैं पार्टी का, सब हमारे वर्कर हैं, साथी हैं, लेकिन जब हम बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो हमारी ड्यूटी सबके लिए है। हमारी ड्यूटी केवल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अगर जो 3.25 करोड़ लोग हरियाणा के हैं उन 3 करोड़ के लिए, या 135 करोड़ देश के हैं तो उन देश के सबके लिए, तो हमारी सबके लिए जिम्मेदारी है। और उसी निष्पक्षता के साथ सरकार ने हरियाणा में भी काम किया और देश में भी काम किया। आखिर ये पक्षपात है कैसे, आप ये भी जानिए। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें भर्तियां किसे किसे मिली, यानी कि मौजूदा DSP के रूप में सेवा दे रहे लोग जो उस समय भर्ती किए गए थे वो कौन कौन थे। याचिकाकर्ता की अगर माने तो जिन 9 उम्मीदवारों का चयन किया गया वो सभी रसूखदारों के
रिश्तेदार हैं। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री का भतीजा हरदीप सिंह, हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल के एडीसी का बेटा वरुण दहिया, विधायक डांगी का रिश्तेदार दीपक, तत्कालीन विधायक आनंद कौशिक का भतीजा नवीन शर्मा, तत्कालीन मुख्यमंत्री के एक नजदीकी कार्यकर्ता का रिश्तेदार नवीन सांगू, तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी के एक नजदीकी रिश्तेदार का बेटा विपिन अहलावत, हिसार के एक कांग्रेस कार्यकर्ता का बेटा अर्जुन सिंह, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन का रिश्तेदार कमलजीत। आपको यह भी बता दें कि 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुई 20 इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की सभी सफल आवेदकों की ओएमआर शीट हरियाणा सरकार कोर्ट में पेश नहीं कर पाई थी। इस मामले में हाई कोर्ट को बताया गया था कि 2 ओएमआर शीट गायब हैं और पुलिस को इसकी शिकायत दी जा चुकी है। इन सबके बीच अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस आफत से कैसे निपट पाती है, या ये एक और मुसीबत का भर्ती पहाड़ है जो कांग्रेस पर भारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करा दूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए भारत भूषण जी हमारे साथ हैं, और वहीं मनीष खटाना जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बतौर वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मनीष जी, पहला रिएक्शन मैं आप ही से लेता हूं। गंभीर आरोप है, ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, और जिस तरह से अटैकिंग मोड में पूरा आरोप लगाए गए हैं, हाईकोर्ट ने मामले की जांच गठित करने के लिए कमेटी बना दी है, मुसीबत का पहाड़ एक सामने दिख रहा है। केशव जी, कोई मुसीबत का पहाड़ नहीं है, बिल्कुल पाक और साफ, और सीनियरिटी के हिसाब से पूरी मैच्योरनेस के साथ ये भर्ती हुई है। इसके अंदर जितनी भी जो भी टर्म कंडीशन जो सरकार की उस समय थी, जितनी भी नियमितताएं थी, वो सारी पूरी करी गई हैं। और भर्ती के बाद जो याचिकाकर्ता हैं, जिसमें 3 याचिकाकर्ता हैं, एक संदीप, एक अमित, एक रोहित मान, इन तीनों याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता के अगर आप देखेंगे तो रिटर्न में उसके मार्क्स हैं 103 और इंटरव्यू में उसके मार्क्स आ रहे हैं 23। तो इंटरव्यू में जो कम और ज्यादा मार्क्स का जो अनुमान है वो वहां पर एचएससीसी के जो चेयरमैन जब बैठते हैं वो उनके अनुपात के हिसाब से वो किस हिसाब से देते हैं वो उनके ऊपर निर्धारित करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर रिटर्न में ज्यादा ले रहा है तो इंटरव्यू में कम क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी रिटर्न में 103 ले रहा है और इंटरव्यू में 23 ले रहा है, और उसके बाद भी वो उस प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद आरोप जो याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए हैं, और इसी याचिकाकर्ता के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है कि इसने उन तथ्यों के साथ, उन पेपरों के साथ छेड़खानी की है। क्योंकि ये जब पहली बार जब याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी तो कमीशन ने ओरिजिनल जो पेपर थे उनकी फोटोकॉपी अपने पास रख ली थी जब सुनवाई के दौरान, और जब इसने दोबारा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जब ये याचिका डाली है, जब उन दोनों का मिलान किया गया तो उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं, दोनों में अलग अलग चीजें पाई गई हैं, जिससे साफ है कि इस चीज का फायदा याचिकाकर्ता को मिलता है और याचिकाकर्ता ने अपने फायदे के लिए इनसे छेड़छाड़ करी है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी तफ्तीश और कार्रवाई अभी तक पेंडिंग है। तो अगर आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की गई है तो ये जाहिर सी बात है कोर्ट के सामने भी रखी गई होगी। अगर वो मामला कोर्ट को मिसलीड करने का होता, मिसगाइड करने का होता तो कोर्ट फटकार लगा चुका होता। मनीष, नहीं, कोर्ट के सामने है, इसलिए कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाई है, और हम आदरणीय कोर्ट का सम्मान करते हैं, संविधान में सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, और कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल जायज होगा, उसके साथ कोई वो नहीं है। क्योंकि हमारे को किसी भी तरीके से जितनी भी भर्ती हुड्डा साहब के कार्यकाल में हुई वो बिल्कुल पाक और साफ है। ये एक अलग बात है कि ठीक है कोई हुड्डा साहब का नजदीकी है या कोई, लेकिन ये इस बात को दर्शाता नहीं है कि अगर मैं किसी का नजदीकी हूं तो मैं गलत हूं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ किसी कानून में। और जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो खुद सीडीएस तक के एग्जाम उन्होंने क्लियर किए हैं। सीडीएस का एग्जाम आपको पता है यूपीएससी इक्विवेलेंट टू आईएएस का एग्जाम होता है। तो इन जो भी ये अधिकारी आज बैठे हैं, और ये तो सरकार के अधिकारी हैं, ये भारत माँ के वो वीर सपूत हैं। अभी एक डीएसपी आपने देखा किस तरीके से उसका हत्या कर दी गई। तो ये वो लोग हैं जो आज हरियाणा के अंदर
ये किसी भी सरकार के नहीं होते। जब आप भर्ती हो जाते हो तो आप फिर उस सरकार के रहते हो, वहां की आपका वो बन जाता है कि आप उस प्रदेश की उनके लोगों की सेवाएं करें, और उनकी सेवाएं अगर 13 साल की देखी जाएंगी तो उस सेवाओं के आधार पर अगर देखा जाएगा तो ये ऑल आर जो जितने भी ऑफिसर है, ब्रिलियंट है। इनका जो काम है ACR में सबकी जो रिपोर्ट है वो एवरेज से ऊपर वेरी गुड की है। तो ऐसा नहीं है कि हम इनके काम पर या किसी चीज पर कहीं भी संदेह का प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है, हर आदमी को स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात कहने का। तो अगर याचिकाकर्ता ने जिस तरीके की याचिका डाली है तो हमें सरकार पर भी पूरा भरोसा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सरकार भी राजनीति से ऊपर उठ के इसमें जो भी कार्रवाई हो वो सच के आधार पर हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। ये सिर्फ इसलिए ना हो कि ये हुड्डा साहब के कार्यकाल में भर्तियां हुई हैं तो हमने कोई तो मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि सरकार इसमें संज्ञान ले और जो वास्तविकता है वो वास्तविकता को लाए, और हम इस काम में सरकार की भी पीठ थपथपाने के लिए तैयार हैं कि सरकार ने विदा किसी दूसरे को नीचे गिराने के लिए, और सरकार ने एक अच्छा काम किया है। हम इसके लिए भी सरकार की वो करते हैं कि सरकार इसमें जो बिल्कुल, क्योंकि जो सेना का जवान है, जो आज सेना का जवान है, जो आज आप आर्म फोर्स का जवान है, जो अपनी सेवाएं दे रहा है, जो प्रदेश के लिए और सरकार के लिए काम कर रहा है, उसका सरकार के प्रति और सरकार को उसके प्रति कोई ना कोई दायित्व बनता है। ठीक, मैं भारत जी से पहला इनिशियल कमेंट लेता हूं, इस पर डिबेट पर बाद में आएंगे, पहले के कमेंट सबका ले लूं। भारत भूषण जी। मनीष जी ने बड़े सुंदर शब्दों में इसको लिपापोती करके आपके सामने, सब प्रदेश की जनता के सामने रख दिया कि बड़ी पारदर्शिता के साथ भर्ती का प्रक्रिया चली, और वो एक प्रकार से उच्च न्यायालय के द्वारा जो संज्ञान लिया गया है, जो टिप्पणी की है, जो आदेश जारी किया गया है, उसके ऊपर उनकी टिप्पणी ये साबित कर रही है, कहने का प्रयास है कि माननीय उच्च न्यायालय वो सारे तथ्यों को देखे बिना उन्होंने ये कमेटी का गठन कर, उन्होंने इस प्रकार का जो है उत्तर पुस्तिका की जो जांच मंगवाई, इंटरव्यू की शीट मंगवाई, उसके अलावा जो उन्होंने ये संबंध जो है राजनीतिक संबंधों का जो खुलासा सामने आया है, इस सबको नकार दिया। यानी कि उन्होंने उच्च न्यायालय की कार्रवाई के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि उन्होंने बगैर तथ्यों को देखे हुए, अगर प्रथम दृष्टया ये सारी चीजें नहीं थी, और वो एक दिन में नहीं हुआ है, कल याचिका दर्ज हुई और पहली तारीख से कोई माननीय न्यायाधीश ने कोई निर्णय दे दिया हो। 2013 से लेकर के 2022 हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, केस की सुनवाइयां चल रही हैं, और उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में जो लर्निंग जस्टिस है, आप वो बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। अगर उन्होंने ये प्रक्रिया को चैलेंज किया है कि ये भर्ती की प्रक्रिया गलत है, इसमें जो याचिका करता है उसके खिलाफ अभी ये कह रहे थे कि FIR दर्ज किया, अगर उस FIR का रेफरेंस डेफिनेटली इनके वकील ने डेफिनेटली वहां दिया होगा कि इस याचिकाकर्ता के ऊपर भी आरोप संज्ञान उसका माननीय अदालत ने अवश्य लिया। ये सब कुछ देखने के बाद अगर अदालत जो है 3 सदस्यों की समिति बनाती है, गृह सचिव है, इंटेलिजेंस के DG हैं, इतने बड़े हाई लेवल की कमेटी बनाई है, का मतलब दाल में काला है। और अगर मात्र एक यही कारण होता, मात्र अगर यही केस होता केशव जी, तो हम मानते कि शायद कोई गुंजाइश होती। हुड्डा साहब के समय पे मैं आपको 5, 6, 7 और भर्तियां गिनवा देता हूं जिनको माननीय अदालत ने रद्द किया है। अब आगे चर्चा में चलेंगे तो मैं बताऊंगा, एक मामला नहीं है ये। जितनी भी भर्तियां हुई है, क्लर्कों की भर्ती हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई है, JEE की भर्ती हुई है, उसमें ग्रुप D और ग्रुप DEC, BCD ग्रुप तीनों में जो है प्रमोशन का काम हुआ था, SCF की भर्ती तब हुई थी, सब में यही प्रकार निकला था। और तब आज ये भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है द्वेषपूर्ण भावना के साथ काम कर रही है। इस प्रकार ये कहते हैं कि ED का दुरुपयोग हो रहा है, CBI का दुरुपयोग हो रहा है। ये भर्तियां माननीय अदालत ने संज्ञान लेकर के स्वयं उनको रद्द करने का काम किया। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि किस प्रकार से अपने का दूध का धुलावा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं मनीष जी, कि कांग्रेस के समय में सब भर्तियां आग साफ हुई हैं। तो ये बताने का कृपा करें, खुद अपने मुंह से बताएं कि कितनी भर्तियां जो है माननीय अदालत के कारण रद्द हुई है, कितने लोगों का भविष्य दांव पे लगा है, जो अयोग्य लोग जो है सिफारिश के कारण, पैसे लेने के कारण जो था उनको नौकरियों पर रखा गया, उनकी एवज में जो योग्यता रखने वाले लोग थे उनके घरों के चूल्हे बुझा दिए इन्होंने। और ये फिर कह रहे हैं पाक साफ है। मैं इस पर तो यही टिप्पणी करना चाहूंगा, ये उत्तर दे इस बात। ठीक है, मैं जवाब लूंगा आपका, लेकिन उससे पहले ओंकार जी के पास आ जाऊं एक बार। ओंकार जी, रखिए अपनी बात। जो ये भर्ती परीक्षा है,
इसमें धांधली का पूरा आरोप लग रहा है हुड्डा सरकार के ऊपर तत्कालीन। जैसे जी माननीय उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान अगर कुछ पाया होगा तभी उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए और 4 माह में उनको रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने भाई मनीष खटाना जी की वो बात सुनी, इनकी इज्जत करता हूँ। इन्होंने बोला कि कोई एक व्यक्ति की भर्ती कोई किसी का रिश्तेदार हो सकता है तो भर्ती गलत नहीं हो सकती। तो मैं बताना चाहता हूँ 9 जनरल पद थे, 9 के 9 जो भर्ती किए गए वो सभी के सभी किसी के चाचे के किसी के भतीजे के, ये सभी के सभी कैसे हो सकते हैं। और एक चीज और, जिस व्यक्ति को 145 अंक रिटर्न में प्राप्त हुए हो और 7 अंक इंटरव्यू में प्राप्त हुए हो, ये तो कहीं ना कहीं हमारी प्रणाली के ऊपर भी सवाल उत्पन्न करता है कि प्रणाली ऐसी क्यों है जिसमें किसी सरकार को बेईमानी करने का मौका ही क्यों मिले। अगर प्रणाली ऐसी बन जाए कि साक्षात्कार के अंक 5% से ऊपर ना हो, किसी भी परीक्षा के 5% से ऊपर साक्षात्कार के अंक ना हो टोटल अंकों के, तो मेरे को लगता है इस बुराई को हम परमानेंट दूर कर सकते हैं। मेरे भाई बीजेपी के भारत भूषण जी की बात सुन रहा था, ये तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे ये बिल्कुल दूध के दूल्हे हों। इनकी बात भी मैं बताना चाहूंगा, अभी तक 8 साल में यहाँ तो इन्होंने भर्तियां की नहीं, अगर भर्तियां की तो मैक्सिमम भर्तियों के पेपर लीक हो गए इनके। जो संस्था पेपर करवाती है उसका 25 करोड़ रुपए सालाना सिक्योरिटी का बजट है कि पेपर लीक ना हो पाए। अगर पेपर लीक ही होने हैं तो कम से कम बजट तो बचा लीजिए। और ये बातें कांग्रेस पर आरोप लगाने की करते हैं, ठीक है, उनकी भर्तियों पे धांधली का आरोप लग रहा है और माननीय उच्च न्यायालय में उसमें जांच के आदेश दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, काबिल व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी अपनी बात तो देखे, यहाँ खर्ची और पर्ची बंद करने की बात करते हैं मंत्री जी भी और ये मेरे प्रवक्ता भाई भी। लेकिन मैं कहता हूँ पर्ची खर्ची बंद, अटैची का करो प्रबंध। 1-1 करोड़ रुपए HPSC के कार्यालय से मिलती हैं, तो ये किसके हैं पैसे, कहां से आए पैसे, ये सारे जांच के विषय हैं। और केशव जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भर्तियों को बिल्कुल पारदर्शी बनाया जाना जरूरी है। रिटर्न अंक, लिखित परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंक, इनकी परसेंटेज फिक्स होनी जरूरी है ताकि कोई भी किसी भी सरकार में भाई भतीजावाद ना हो सके। जितने धांधली के आरोप कांग्रेस पर लगे हैं उससे कई गुना ज्यादा आरोप बीजेपी की सरकार में लग चुके हैं। आज आप देख लीजिए, इन्होंने कोई भी भर्ती करी है, चाहे न्यायिक प्रक्रिया की हो, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे चौकीदार की हो, चाहे इंस्पेक्टर की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, सारों के पेपर लीक हुए हैं। और ये बोलते हैं हम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। कैसे सुधार रहे हैं, किस तरीके से सुधार रहे हैं, ठीक है, बहुत अफसोस की बात है। ये दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले लोग अपनी भर्तियों का भी ख्याल रखें। ठीक है। और मैं निवेदन करूंगा अपने भाई से, कुछ भी बोलने से पहले कम से कम अपने पेपर लीक मामले में जरूर बोले और एक श्वेत पत्र हरियाणा सरकार जारी करे। पिछले 8 साल में कितनी भर्तियां करी, कितने पेपर हुए, कितने पेपर लीक हुए, ठीक है, मैं जवाब दूंगा। भर्तियां हुई उनमें से कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ रहता है और उसका संबंध किससे है, ताकि जनता को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पता लग सके कौन किसका भाई है, कौन किसका भतीजा है। ठीक है, राजकुमार जी, कोर्ट ने जिस तरह से जांच के आदेश दिए हैं, क्या दाल में कुछ काला लग रहा है? केशव जी, मुझे मामला बहुत गंभीर इसलिए लग रहा है जी, 3-4 पहलू हैं उसके। पहली बात तो किसी राजनीतिक विरोधी का आरोप नहीं था ये, जो एक व्यक्ति एप्लीकेंट था जिसने दावा किया, उसने परीक्षा में रिटन में टॉप भी किया, वो याचिका लेकर गया क्योंकि उसको इंटरव्यू के दौरान दरकिनार कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आज जांच कमेटी बनाने की बात कही, होम सेक्रेटरी के अंडर में, उसमें कहा है कि प्रथम दृष्टया ये मामला गड़बड़ लगता है, गड़बड़ी का लगता है। तो ये 2 पहलू ऐसे हैं। तीसरा अगर देख लें, जैसा भी नेलोपा भी कह रहे थे कि टोटल 20 वैकेंसी थी, 9 उसमें जनरल कैटेगरी थी और 9 के 9 लोग ऐसे सिलेक्ट हुए जिनका किसी न किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिश्ता था। तो ये जो कड़ियां आपस में मिलती है वो बताती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, प्रथम दृष्टया गड़बड़ नजर आ रही है। बाकी 4 माह में जांच रिपोर्ट देनी है, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट में फैसले सुनाना है। लेकिन ये प्रक्रिया एक सवाल और उठाती है हमारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, हमारी परीक्षा प्रणाली को लेकर के, जिसमें जो उपयुक्त व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं और जो संपर्क और साधन संपन्न लोग हैं वो उनसे आगे निकलते। तो कहीं ना कहीं आप दोहरा नुकसान करते हैं प्रतिभाओं के साथ। उदाहरण के तौर पे जो लोग आज संदेह के दायरे में है, जिनकी भर्तियां अगर एक्शन होते हैं जैसा कि उस मामले में हुआ रद्द होने का, तो इनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ और जो नहीं चुने गए उनके साथ भी हुआ। तो हमें कोई न कोई अपने सिस्टम को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात जो मैं कह रहा था, अभी आपने शायद शिक्षा मंत्री की बाइट सुनवाई थी, ये हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता और उनके आसपास के लोग मांगते हैं कि अब तुम जो चाहे करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व पर, सरकार पर यह दबाव रहता है कि अपने लोगों की सुने और मदद करने की कोशिश। उस दबाव से बचना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा कंवरपाल भी कह रहे थे कि खुद मौजूदा सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव आया, पार्टी में नाराजगी दिखाई गई, इवन यहाँ तक विधायक नाराज हुए, पदाधिकारी नाराज हुए कि अपनी सरकार बनने का फायदा क्या है अगर हमारे कहने से काम नहीं होंगे, न भर्ती होगी न ट्रांसफर होंगे। लेकिन आप संविधान सम्मत तरीके से चलेंगे, संविधान की शपथ लेकर के सरकार बनती है, तो आपको इस तरह के पक्षपात से, राग और द्वेष से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सवाल लेता हूँ। पहले मैं आपके पास आता हूँ मनीष जी, कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो भारत भूषण जी का ही है कि क्या आप दलीलें पेश करके हाई कोर्ट की सुनवाई पर सवाल उठा रहे हैं? और दूसरा सवाल जो ओंकार जी ने किया कि मान लिया 1-2 रिश्तेदार हो सकते हैं, संयोग हो सकता है, लेकिन 9 के 9 कैंडिडेट्स सबके सब रिश्तेदार होंगे। देखिए, जो मेरे भाई ने कहा, हम उच्च न्यायालय में पूरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और उच्च न्यायालय जिस तरीके से जांच कर रहा है उस पर हमें पूरा भरोसा है। ओंकार सिंह ने जो बात कही, मेरे बड़े भाई ने जो बात कही कि 9 के 9 रिश्तेदार, तो 9 के 9 रिश्तेदार नहीं है वो। अभी आपने भी देखा कि कोई उनके भाई का भतीजा, कोई उसका, मतलब दूर दूर वो अपने आप ही एक ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए जा रहे हैं कि कार्यकर्ता का कोई, अरे भाई अब यूं तो जोड़ना हो तो किसी को कहीं से भी जोड़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, जिन लोगों का चयन हुआ है वो वास्तव में टैलेंटेड आदमी थे, ब्रिलियंट आदमी थे, उन्होंने अपने एग्जाम दिए, उसको पास किया, और उसमें ऐसे लोग हैं जो सीडीएस का एग्जाम भी उन्होंने पास किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये संदेह नहीं कर सकते कि वो लोग उस चयन प्रक्रिया को पूरी करने में असमर्थ थे या किसी तरीके से सरकार ने उनको लगाया है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने जो नाम रखे गए हैं, 9 के 9 नाम, ये सब फर्जी हैं? नहीं 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 नहीं, जो नाम रखे गए हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस बात का क्या है कि अगर मैं किसी मतलब सबका कनेक्शन हो, अगर मैं किसी का रिश्तेदार हूं या मैं किसी राजनीतिक पार्टी से रखता हूं तो इसमें मेरा कोई कसूर है क्या? मैं कभी चयन प्रक्रिया का फेस नहीं कर सकता या मैं भर्ती नहीं हो सकता? ये तो कोई बात नहीं है ना। अगर उनका किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है या वो अफसर के बेटे हैं, तो क्या एक अफसर का बेटा अफसर नहीं हो सकता? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ संविधान में या लोकतंत्र में। हाँ, ये एक अलग बात है कि आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें हो रही हैं, और जो जिस याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई है उसका अधिकार है, उसने अपनी याचिका लगाई है, हमें सरकार पे भी भरोसा है। हम तो आज अभी तो देखो, सरकारों का काम क्या होता है, मेरा कांग्रेस का काम है बीजेपी पे कीचड़ उछालना, बीजेपी का काम है कांग्रेस पे। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहता हूँ कि हमें राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। जो सेवाएं आज अफसर दे रहे हैं, जो भारत माता का जो वीर सपूत आज अपनी सेवाएं दे रहा है, उसके भविष्य के साथ हमें आपस में राजनीति ना करके खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक मिसाल पेश करनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मैं सरकार से भी ये कामना करता हूं कि सरकार अपनी मिसाल पेश करे और इसमें जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। और इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिस तरीके से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का अपना काम है, उसने अपना काम किया। याचिकाकर्ता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, उसने भी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की हुई है।
भारत भूषण जी कह रहे हैं केवल एक अकेला यही मामला नहीं है, क्लर्क, जेई, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रुप बी और सी में प्रमोशन, सब सवालों के कटघरे में आई हैं। देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करने लगूं तो बहुत लंबी मेरे पास लिस्ट है। जैसे मेरे भाई ओंकार सिंह अभी बता रहे थे कि जितने भी भर्तियां हुई, लेकिन आज एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का समय नहीं है। जब किसी के भविष्य की बात हो, हरियाणा के जवान की बात हो, किसान की बात हो, छोटे व्यापारी की बात हो, जब बात हरियाणा के आदमी की आती है तो हमें उस अपने पार्टी से ऊपर उठ के राजनीतिक फायदा ना सोचते हुए हमें सही फैसले लेने चाहिए। जवान, यही संविधान है, यही लोकतंत्र है, यही हमें सिखाता है। सहानुभूति का हकदार तो वो जवान भी है ना, जो जवान बनना था लेकिन बन नहीं पाया। सहानुभूति का अधिकार है, लेकिन गलत, लेकिन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करके, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके, तो अगर कोई आदमी किसी का हक अगर छीनना चाहता है बदनीयती के कारण, तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। और अगर वो जिस तरीके की याचिका उन्होंने आज से पहले भी दायर की, कमीशन पहले भी बैठा था, तब भी इंक्वायरी हुई थी। रिकॉर्ड की जब जांच की गई तो उसमें पाया गया है कि जिसने एग्जाम दिया जी और जो भर्ती हुआ, उन दोनों के साइन मैच ही नहीं कर रहे आपस में। मतलब जो भर्ती हुआ उसने वो एग्जाम दिया ही नहीं है। 15 फरवरी 2008 को 2 आंसर शीट भरी गई हैं, जबकि जो एग्जाम हुआ उसके 1 साल बाद यानी कि 2009 को जो है वो आपका एग्जाम हुआ था। तो पहले की डेट कैसे भरी गई? काफी सारे सवाल उठ रहे हैं और रिकॉर्ड्स के अंदर सवाल हैं जो कैंडिडेट्स है उन्होंने अपने हाथों से भरा हुआ है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो याचिकाकर्ता फायदा उस साक्ष्यों के साथ जो छेड़छाड़ होगी वो उसका फायदा याचिकाकर्ता को मिलेगा। याचिकाकर्ता ने उस साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है। आंसर शीट पर रोल नंबर भी गलत है। रोल नंबर गलत तो रिजल्ट कैसे आया? वो सारी जो चीजें हैं वो कमीशन के पास हैं। कमीशन के पास ओरिजिनल आंसर शीट और पुरानी, और जो नई और जो पुरानी है वो दोनों की दोनों वो कहते हैं ना कि अंधे की माखी राम उड़ाता है। तो जो जिसकी नीयत साफ होती है उसको सब कुछ बढ़िया मिलता है। तो वो सारी चीजें सरकार के संज्ञान में है, कमीशन के पास है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें पाक साफ और अच्छे तरीके से काम किया जाएगा और सरकार इसमें कोई भी बदनीयतीकरण या बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जो सच है वही सामने आएगा और सच्चाई यही है कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजों का गलत इस्तेमाल किया है। अच्छा, राजकुमार जी भी इस मुद्दे को बोल रहे थे। अब पता नहीं राजनीतिक लोग इसे स्वीकार करेंगे या नहीं कि जो सरकार होती है, सत्ता पक्ष होता है, तो रूलिंग पार्टी के ऊपर कार्यकर्ताओं का, करीबियों का दबाव होता ही है भर्ती करने को लेकर। कंवरपाल जी कह रहे थे कि हमने इस दबाव, हमारे ऊपर भी दबाव था, लेकिन हमने साफ फॉर्मूला बनाया कि जब तक कार्यकर्ता थे। देखिए, जब हम सरकार में आ गए तो हम पूरा अलग इकाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो फार्मूला बनाया है वो पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है। कितनी भर्तियां किस तरीके से हुई हैं, किस किस के रिश्तेदार हुए हैं। HSSC का चेयरमैन के बारे में आपके यहाँ कई बार डिबेट हो चुकी है। जो मेरे भाई ओंकार सिंह भी, अभी इनेलो प्रवक्ता ने भी बताया, जितने पेपर हुए वो सारा सबको पता है। लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है कि मैं उनके ऊपर कीचड़ उछालूं और वो हमारे ऊपर। मुद्दा ये है कि भारत के सेना के जो जवान, जो हरियाणा का जवान जो आज जो भर्ती है, हमारे को किसी भी अपनी राजनीति से ऊपर उठकर हमें उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इसकी वास्तविकता और सच्चाई को पटल पर लाना चाहिए। ठीक है, मैं भारत जी से जवाब लेता हूं इन बात का। भारत जी, भारत भूषण जी, आप कनेक्टेड हैं मेरे साथ? ठीक है, संपर्क उनका टूट गया। मैं दोबारा से कनेक्शन को लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ओंकार जी मैं आपके पास आता हूं। खटाना साहब कह रहे हैं कि नजदीकियां जो हैं वो कैंडिडेट्स को आरोपी कैसे साबित कर रही हैं? मान लिया कि 9 के 9 थे, लेकिन लिंक तो किसी का भी ढूंढकर कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। वो उसमें एक लिंक दिखा रहे हैं कि वो उसके साहब की वाइफ के कोई रिश्तेदार का कोई नजदीकी है। दूसरे लिंक में दिखा रहे हैं वो उसका कोई नजदीकी है। मतलब आप देखिए ना कि लिंक कहां से कहां तक बनाए जा रहे हैं। तो लिंक ये नहीं है कि लिंक एक तो होता है बिल्कुल ज्वाइंट कनेक्शन है, कनेक्शनों को जोड़ा जा रहा है। तो कोई भी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की बयानबाजी ना करे, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देश के युवा के, प्रदेश के युवा के भविष्य के साथ और जो सेवाएं लगातार इस सरकार में दे रहे हैं, क्योंकि आज तो वो सरकार के सपूत हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। वो कोई भी अधिकारी जो सरकार में लगाया जाता है वो उस सरकार का नहीं होता, वो उसके बाद प्रदेश का होता है और वो जिसकी भी सरकार आती है उसके लिए काम करता है। ठीक है, ओंकार जी। केशव जी, मैं अपने भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि 9 के 9 का कनेक्शन दूर का हो या पार का हो। आप एक काम ऐसा कीजिए ना, 9 का कोई कनेक्शन नहीं है ओंकार सिंह जी, 9 का नहीं है। मेरिट के हिसाब से
नहीं, अब इनडायरेक्टली आप भले ही उसे कहें, लेकिन है तो नो के नो का। मैं आपको नाम बताऊं, हरदीप सिंह जो है ये अब हुड्डा साहब के भतीजा बताए जा रहे हैं। जो तत्कालीन राज्यपाल थे उनके एडीएस का बेटा वरुण दहिया ये बताया जा रहा है। डांगी साहब का रिश्तेदार दीपक बताया जा रहा है। आनंद कौशिक जी का भतीजा नवीन शर्मा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री का नजदीकी कार्यकर्ता है कोई, उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है, नवीन सांगू नाम है। ये क्या बात हुई? मुख्यमंत्री की पत्नी के नजदीकी रिश्तेदार का बेटा बताया गया। एक मुख्यमंत्री का कार्यकर्ता का हिसार के कांग्रेस कार्यकर्ता का बेटा है अर्जुन सिंह। देखो, एक हिसार के कांग्रेस कार्यकर्ता के चेयरमैन का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अब ये देखो ना, आप वो हिसार के कार्यकर्ता का नजदीका, वो हुड्डा साहब के वाइफ का नजदीका, वो कार्य, ये एक मनगढ़ंत सी कहानियां सी लगती हैं। ठीक है, दो चार जो इसमें कैंडिडेट हैं वो जरूर अफसर के बच्चे हैं या राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन ये इस बात का नहीं है कि कोई राजनीतिक परिवार का बच्चा अफसर नहीं बन सकता। ये तो कहीं किसी संविधान में लिखा, या एक आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन सकता, एक आईपीएस का बेटा आईपीएस नहीं बन सकता। अगर कोई आईपीएस का बच्चा आईपीएस लग रहा है तो क्या वो धांधली से पेपर पास करके जा रहा है? ठीक है, ये गलत बात। ओंकार जी। केशव जी, अगर हम बात की गहराई तक जाना चाहते हैं तो जितने 9 के 9 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, इनके जरा मैट्रिक के और बीए के या एमई के नंबर देख लेना। ये पॉइंट पे पास हुए होंगे, 33%, 35%, 40% लिए होंगे। और जो टॉपर होते हैं वो शुरू से टॉपर होते हैं। वो 10वीं में भी टॉपर होते हैं, या फर्स्ट या सेकंड ग्रेजुएशन में भी होते हैं। और मेरे भाई मनीष जी कह रहे थे कि ये जो 1-2 हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 9 के 9 की ग्रेजुएशन की डिग्री के मार्क्स देखिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है वो देखिए, मैट्रिक के देखिए, एग्जाम तक पास कर आपको वहां पे न्यूनतम अंक मिलेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट थे, मैं वही बता रहा हूँ, जहां आप बता रहे हो कि वो हमारे सीट के ऊपर साइन अलग है और जो भर्ती हुए हैं वो साइन अलग है, तो ये धांधली तो हुई है। देखिए, उच्च न्यायालय एक बहुत बड़ी संस्था है और एक बहुत ही स्वतंत्र संस्था है। अगर उसकी कार्य प्रणाली पर शक जाहिर करेंगे तो मेरे को ठीक नहीं लगता, ये ऐसा हम उचित नहीं कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ये कहा है कि ये शक के घेरे में है, ये भर्तियों में धांधली हुई है, तो इसका मतलब धांधली हुई है। हाँ, 4 महीने इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी वाले अपने आप को दूध के दूल्हे कह रहे हैं। मैं शर्त के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस बीजेपी की सरकार जाते ही इतनी धांधलियां मिलेंगी, इतनी धांधलियां मिलेंगी, कांग्रेस की धांधलियां इनके सामने बहुत गौण, बहुत छोटी नजर आएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती की सरकार है। ये पर्ची खर्ची बंद करने का नाम लेकर अटैची का प्रबंध करने वाली सरकार है। मैं जवाब पहली बात तो इन्होंने भर्तियां करी ही नहीं, कभी कोरोना काल का बहाना ले लिया, कभी वैसे बहाना ले लिया बजट का, और अगर करी तो उसका पेपर कोई सीधे नहीं चढ़ा। ठीक है, पेपर लीक हो गया। मैं जवाब अगर देता हूं। पेपर लीक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में चैलेंज होगी। मैं भारत जी से जवाब ये देता हूं। सारी की सारी भर्तियां ठीक, इस सरकार की, पिछली सरकार की, इनके अपने बंदों की हैं, दूसरे नहीं है इसमें। ठीक, भारत जी। जी, अब मैं बीच में जुड़ नहीं पा रहा था। जी। देखिए, इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकाल में, भाई साहब आप शांत रहिएगा, मेरी बात सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। इंडियन नेशनल लोक दल के 99 से 2005 में 5,591 भर्तियां मात्र, और 2005 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में कांग्रेस के समय पे 62,000 समथिंग भर्तियां हुई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7-8 साल के इस कार्यकाल में, जिसमें 1.5 साल 2 साल कोरोना का कार्यकाल भी है, लगभग 97,000 भर्तियां की हैं। उनमें से एक भी भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। मैं बता देना चाहता हूं इनको, 18,218 भर्तियां ग्रुप डी में हुई हैं, 8150 टीजीटी के अध्यापक भर्ती हुए हैं, 1800 टीजीटी भर्ती हुई हैं, 2000 ड्राइवर भर्ती हुए हैं, 933 कंडक्टर। फिर आप बीच में बोलना क्या ओंकार जी? ये अच्छी बात नहीं है। मुझे अवसर दीजिए, आप बहुत बोल रहे थे, अब सुनिए मेरी बात। और आप वो बोल रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। पूछूंगा, आपकी बारी आए तो आप पूछ लीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं पहले उनकी बात ना। जेई डिपार्टमेंट, जेई विभिन्न डिपार्टमेंटों में जेई भर्तियों में, ये इन भर्तियों में से एक भी भर्ती, 97,000 भर्तियों में से एक भी भर्ती किसी न्यायालय के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा कहीं कैंसिल नहीं हुई। हाँ, ये बात जरूरी थी कि पेपर हो रहा था, पेपर लीक हुआ या पेपर आउट हो गया। वो किसके कारण हुआ? पेपर आउट और पेपर लीक हुआ तो वो भर्ती निश्चित रूप से एग्जाम कैंसिल हुआ, लेकिन चयन करने के बाद, प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भर्ती होने के बाद, उनको ज्वाइन कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक भी भर्ती पे उंगली नहीं रह गई। इनेलो के कार्यकाल की बात, अरे जो लोग जेल में आए हैं 10 साल गुजार करके, इतने साल जेल में
कि भारतीय जनता पार्टी पर लांछन लगाते आपको अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पार्टी के सुप्रीमो जेल रह करके आए हैं, इसी उसमें 3200 लोगों के जो जेबीटी के उधर एग्जाम हुआ था, जेबीटी का अध्यापक भर्ती हुए थे, 3200 लोगों के घरों का चूल्हा बुझा दिया था आपने। मौका दूंगा आपको, घर का चूल्हा आज भी बुझा हुआ है। सुनिए, और कांग्रेस के कार्यकाल की आज की भर्ती की बात खटाना जी बड़े प्यार से कह रहे हैं कि सरकार को ये चाहिए, मैं सरकार को शाबाशी देता हूं। अरे ये सरकार ने थोड़ी किया है। एक याचिकाकर्ता अदालत में गया, अदालत ने संज्ञान लिया, अदालत कह रही है कि 9 के 9 जनरल कैटेगरी के लोग जो है वो किसी नेता के, राजनेता के रिश्तेदार, भाई भतीजावाद के कारण लगाए गए। स्पष्ट कह रहे हैं कि 145 नंबर लेकर के जो टॉपर था उसको मात्र 7 नंबर दिए गए इंटरव्यू। ये पहली बार नहीं हुआ। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स की भर्ती हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में। उसमें क्या हुआ था, 25 नंबर के इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान बढ़ा करके 60 नंबर का इंटरव्यू कर दिया गया था और 60 नंबर में प्रक्रिया करी गई और भर्ती हुए। बाद में उच्च न्यायालय ने उस भर्ती को रद्द किया। और इसी तरीके से एसटीएस की भर्ती हुई थी हुड्डा साहब के दौरान, 151 में से 60 लोग जो थे वो मनमाने ढंग से भर्ती किए गए थे, जिसमें सीएम के ओएसडी साहब का बेटा था, चोपड़ा साहब की बेटी थी, और कैप्टन अजय यादव जी का दामाद था, भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र जी के रिश्तेदार थे। 8 लोग जो थे मनमाने ढंग से भर्ती। नहीं, वो कह रहे हैं कि राजनेताओं के और अधिकारियों के जो बच्चे हैं, क्या वो अफसर नहीं बन सकते? केनाल पटवारी की भर्ती रद्द हुई। 2011 में एलडीसी के 437 पदों की भर्ती हुई। 2013 में 140 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती रद्द हुई। 2013 में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के 109 पदों की भर्ती वो रद्द हुई। 2013 में 381 पद ऑपरेटर, 188 पद के एएलएम की भर्ती माननीय अदालत में रद्द की। 2014 में आपने ग्रुप बी और सी और डी के पदों पर पदोन्नति का 4645 कर्मचारियों को पक्का किया था। जून जुलाई में जाकर के माननीय अदालत ने वो सारी पॉलिसी रद्द की, क्योंकि वो पॉलिसी लोगों को भाई भतीजावाद के हिसाब से फायदा देने के लिए किया। मैंने आपको आधा दर्जन से ज्यादा केस गिनवा दी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी भर्ती बताइए, कौन सी अदालत के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा, कौन से याचिकाकर्ता के द्वारा अदालत में जाने के बाद रद्द हुई है? ओंकार जी कह रहे हैं कि ओंकार जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार के बाद जब दूसरी सरकार आएगी तब निकल कर आएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल रहे तो आपने कहा सीबीआई का दुरुपयोग करके कांग्रेस ने चौटाला साहब को जेल। जी मैं बोलना चाहूंगा, क्यों स्वीकार नहीं करते? क्यों स्वीकार नहीं करते? आपने 3200 लोगों के साथ अन्याय किया, योग्य कार्य लोगों के साथ, युवाओं के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ किया, उनकी जिंदगी तबाह कर दिया आपने माफी मांगी उन 3200 लोगों से। भारत जी, आपके सवालों पर दलील ये है खटाना साहब की कि वो कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, जो राजनेता है, क्या उनके भतीजे, उनके रिश्तेदार वो अफसर नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, सबका अधिकार है। योग्य लोग होंगे, बिल्कुल बनने चाहिए। लेकिन अदालतों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये भर्तियां अगर रद्द की गई हैं तो किसी राजनीतिक दल पर लांछन लगाने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया या इंडियन नेशनल लोकदल ने कर दिया या इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ जो है जेल में रहे तो कांग्रेस पर इल्जाम न लगाएं कि उन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग करके किया। जिसने जैसा कर्म किया उसके सामने वो आ रहा है। केशव जी मेरे को एक क्वेश्चन तो पूछ लेने दीजिए। ठीक है ओंकार जी। केशव जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। केशव जी मेरे भाई बार बार 2004 की बात कर रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ एक दो बात पूछना चाहता हूं। 2004 में बीजेपी किसकी गोद में बैठी थी? किसके साथ गठबंधन था? अगर आपको कहीं धांधली नजर आई तो आपने गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा उस टाइम? दूसरा, आज आपका गठबंधन किसके साथ है? जजपा के साथ, जिसके सुप्रीमो कौन है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बड़े बेटे। आज आप उनकी गोद में क्यों बैठे हो? जो तुम आरोप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे लगा रहे हो उस समय सरकार में आप भी भागीदार थे। वो आरोप आप पे भी हैं और वो आरोप अबे चौटाला के ऊपर भी हैं जो जेजेपी के सुप्रीमो हैं। और मैं बताना चाहूंगा ये बीजेपी की तो सिर्फ झूठी पार्टी है। ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस बार 2019 के चुनाव में बीजेपी को मात्र 40 सीटें मिली। इनको तो उन लोगों को गोदी में बिठा लिया जो बार बार ये कहते थे मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। मैं पॉलिटिक्स पे नहीं आऊंगा इस पर। मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। मैं आपके उस सवाल का जवाब लेता हूँ जो मेरे विषय से संबंधित है। मेरे टॉपिक से रिलेटेड आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब ले रहा हूँ। भारत जी, वो कहने की सरकारों पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो आपकी गठबंधन की सरकार थी उनके साथ। कहते हैं केशव जी मैं वापिस आता हूँ।
केशव जी सुनिए, ये कहते हैं 97,000 लोगों की भर्ती करी, मैं नहीं मानता 97,000 की करी। आप एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए, और दूसरा इनको ये तो पूछिए कितने पेपर तुमने कराए, कितने लीक कर दिए तुमने। 97,000 लोगों के नाम और बायोडाटा देके एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए। मैं आपके सवाल ही पता लग जाएगा कौन, मैं पूछ रहा हूँ ओंकार जी, आपके सवाल पूछ रहा हूँ। ओंकार जी आपके सवाल पूछ रहा हूँ। उतरेंगे केशव जी, ठीक, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। ये जब केशव जी कुर्सी से उतरेंगे ये ठीक, तब पता लगेगा क्या क्या घोटाले किए हैं। ठीक, अभी तो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। ठीक है ओंकार जी, मैं लेता हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ। भारत जी। ओंकार जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। ओंकार जी, पहले तो पानी पी लीजिए। इतना हतोत्साहित भी मत होइए, इतने क्रोध में भी बताइए। जो सत्य था मैंने आपकी नबज दवाई, आपको दर्द हुआ, मैं माफी चाहता हूँ इस बात के लिए। आपका दर्द मैंने उखेड़ दिया आपको। नहीं, आप बीच में न बोलिए, देखिए बीच में न बोलिए, मैं आपकी प्रश्नों का उत्तर दूं। मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ ना, वही तो उत्तर दे रहा हूँ। देखिए सुनिए ना, सुनिए, आपके साथ हमारा गठबंधन था। आपके, अरे सुन तो लीजिए। अब आप सुन नहीं रहे, प्रश्न भी कर रहे हैं, फिर उत्तर भी दे रहे हैं। हमारा गठबंधन इंडियन नेशनल लोक दल के साथ रहा है। 5-4, 3-4, 5-6 सीटें हमारे पास हुआ करती थी। हम बिल्कुल एक छोटे से अदने से कद के साथ आपके साथ चलते थे। क्या आप मानते हैं कि वो जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पर जो मुख्यमंत्री समय रहते जेबीटी, सुनिए तो सही। अब सुनिए, फिर आप मुझे बोलने तो दे नहीं रहे, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे ना, क्योंकि आपको पता है फिर आपके ऊपर आ जाइए। हमें तो ये पता ही नहीं था कि आपने ये काम कर दिया। सुनिए तो, अरे ओंकार जी सुनिए ना, तुम्हें पता ही नहीं लगा। ओंकार जी सुनिए तो सही, ओंकार जी सुनिए। अच्छा, फिर आप सुनिए, आप सुन क्यों नहीं रहे भाई? केशव जी को चुप कराइए ना, ऐसे रोकना अच्छा नहीं लगता ना। यही बोलते रहेंगे क्या? मैं दोबारा काउंटर क्वेश्चन ले लूंगा आपसे, लेकिन उनको बोलने दीजिए एक बार पहले। आप बोल रहे थे ओंकार जी, मैं तो नहीं बोला बीच में। ओंकार जी, मैं बीच में नहीं बोला। ओंकार जी सुन लीजिए मुझे अच्छी तरह। अरे सुनिए ओंकार जी, 7 दिसंबर 2021 को इसी विषय पर चर्चा हुई थी आपकी और मेरी। मैं भी बैठा हुआ था, आप भी बैठे हुए थे। उस दिन भी आप इसी तरीके से आपने किया था और आपको टोका था एंकर ने, ठीक है? हरियाणा न्यूज पर ही बैठे थे आप 7 दिसंबर 2021 को। उस दिन आपको बकायदा एंकर ने कहा था कि साहब यश खुराना थे उस दिन, उन्होंने आपको टोका था और डांटा था कि आप इस प्रकार से इंटरफेयर करते, खुद बोलते ज्यादा, दूसरे की सुनते नहीं, प्रश्न करते तो उत्तर सुनिए। हमारा गठबंधन आपके साथ था। हम मात्र 5-6 सीटें, 3-4 सीटों, 5-6 सीटों पर होते थे। आप पूर्ण बहुमत का दावा करने वाले होते थे। आपके समय पे जो आपने किया उसमें हम भागीदार नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बोल के दिखा दें कि उनमें से हमने उनके साथ कोई मंत्रणा करके, कुछ गुप्त मंत्रणा करके वो आपसे काम करवाया। आप बोले तो सही। आपने अदालत में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नाम लिया? फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आप पर इल्जाम लगे, आपने कोर्ट कचहरियां भुगती, आप अदालत में रहे, आपने भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता कोई बात की? कभी नहीं की। अगर हम दूध के धुले ना होते तो आप निश्चित रूप से हम पर दाग लगाते, छींटे हम पर भी आते। हम पर छींटा नहीं आया, कहीं से नहीं आया, किसी ने हम पर छींटा नहीं लगाया। आज आप लगा रहे हैं, आप अकेले व्यक्ति के छींटा लगाने से नहीं होता। दूसरी बात आप कहते हैं कि हमने 97,000 भर्ती की, आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं 18,218 जो है ग्रुप डी की भर्तियां हुई हैं, 2,000 परिवहन विभाग में ड्राइवरों की भर्ती हुई है, 933 कंडक्टर की भर्ती हुई है, 8,150 पीजीटी की भर्ती हुई है, 1,800 टीजीटी की भर्ती हुई है, सुनते रहिए, 926 स्टाफ नर्स की भर्ती हुई है, 1,400 एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती हुई है, 440 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई है, 8 टीचर 715 भर्ती हुई है, 4858 क्लर्क भर्ती हुए। इनमें से एक भी भर्ती चैलेंज हुई है? आप जवाब दीजिए, इनमें से एक भी भर्ती चैलेंज हुई है? एक भी भर्ती कैंसिल हुई है? बताइए क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया है। 5,000 पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती हुई पुरुषों की, 1,000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती हुई। कोई भर्ती चैलेंज हुई हो तो बताइए। आप श्वेत पत्र मांग रहे हैं, प्रवक्ता के नाते आप भी बैठे, प्रवक्ता के नाते बैठे, यही श्वेत पत्र है। मैं जवाब दे रहा हूं पार्टी के एक जिम्मेवार कार्यकर्ता के नाते, जिम्मेवार पदाधिकारी के नाते, जिम्मेवार प्रवक्ता के नाते जवाब दे रहा हूं। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इनमें से जो मैंने गिनाई, एक भी भर्ती रद्द हुई है? एक भी भर्ती अदालत में चैलेंज हुई है क्या? जवाब दीजिए ना मेरी बात का उत्तर। एक भी भर्ती चैलेंज हुई है? और आप करिए चैलेंज। कुर्सी से उतरोगे तो पता लगेगा। आज किसी ने आपको रोका है क्या? आज आपको किसी ने रोका है क्या? हमारे खिलाफ कोई याचिका क्यों नहीं पड़ी?
हमारे खिलाफ कोई याचिका क्यों नहीं पड़ी, इस बात का उत्तर दीजिए। 97,000 भर्तियों में से एक भी याचिका करता अदालत में क्यों नहीं गया? पता लग रही है, वही बात कर रहे हैं। याचिका करता जो जिस बात पे ओंकार जी जिस विषय पे चर्चा है उस विषय का याचिका करता उसी दौरान कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही हाईकोर्ट चला गया। आपका गठबंधन कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद याचिका करता अदालत में नहीं गया, अदालत में याचिका करता कांग्रेस के कार्यकाल में ही चला गया था। सवालों का जो जवाब था वो उन्होंने दिया। अब आप राजनीतिक 2014 से डिस्कशन को तो ऐसा चलेगा नहीं। मैं राजकुमार जी के पास आ रहा हूँ, फिर मैं मनीष जी 2014 से ओंकार जी 2014 से 2022 आ गया है। 2014 से 2022 के दौरान कोई याचिका करता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई नियुक्तियों के खिलाफ अदालत में गया क्या? ठीक है। कोई याचिका पर लंबित है क्या? बताइए ना आप। ठीक है, आप कुर्सी तो छोड़िए, फिर देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी रखिए, कुर्सी से उतरेंगे, कुर्सी तो जिस दिन जनता छुड़वाती है, हम क्यों छोड़ेंगे? आपने अपने आप छोड़ी। और उसका प्रदेश की जनता ने जिस दिन आपको सत्ता से बाहर किया, आप चले गए। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, हम जनता का काम नहीं करेंगे। पूछूंगा आपने राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोट किया, फिर मैं पूछूंगा आपने राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोट किया, फिर मैं पूछूंगा राज्यसभा में आपने किसको वोट किया है। वो पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी, मैं नहीं बात कर रहा हूँ उस विषय के ऊपर। आज राजकुमार बिल्कुल जवाब देंगे जी, जो मामला है मामले पर चर्चा करनी चाहिए। और दलगत राजनीति के तो सवाल बहुत सारे आते हैं। हम लोग सारी पार्टियां एक दूसरे पर सवाल उठाती भी हैं और वो भी लगाती है। जैसा मैंने पहले कहा, ये मामला दलगत राजनीति से प्रेरित नहीं है। एक पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने आरोप नहीं लगाया। एक पीड़ित व्यक्ति था जिसको लगता है कि वो टॉपर था, उसका हक बनता था, वो योग्य था, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि इंटरव्यू में दरकिनार किया गया। वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों की जांच पड़ताल की और तब ये पाया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि भर्ती में गड़बड़ियां हुई है। उसके आधार पर उन्होंने जांच के आदेश दिए और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। वो कमेटी भी सरकार के लोगों की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। 4 महीने में रिपोर्ट देनी है। तो हमें, मेरा ख्याल यह है कि बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने के या अनावश्यक रूप से रक्षात्मक होने के, अपना बचाव करने के, हमें तो इस बात की स्वागत करना चाहिए कि एक मामला अगर गया है उसका समय से निपटारा हो रहा है। अब उसमें हम भावनात्मक मुद्दे ले लें, राजनीतिक मुद्दे ले लें, उसका कोई अर्थ नहीं। ये जहां तक सवाल है, बिल्कुल सही कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि कहीं कोई रोक नहीं है किसी राजनेता के पुत्र के अधिकारी बनने पर या किसी अधिकारी के पुत्र के अधिकारी बनने पर, लेकिन योग्यता के आधार पर बनेंगे ना, पृष्ठभूमि के आधार पर तो नहीं बनेंगे। अगर आप योग्यता के आधार पर बने हैं, जो 9 लोग बताए जा रहे हैं, मान लेते हैं एक क्षण के लिए, और ये पता तो जांच के बाद चलेगा और इसका फैसला हाई कोर्ट करेगा। यहाँ बैठ के तो हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे लोग बड़े योग्य हैं, या हम ये भी नहीं कह सकते कि सब अयोग्य हैं। हाई कोर्ट ने भी सिर्फ ये कहा है कि प्रथम दृष्टया लगता है कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है और उसके उन्होंने कारण गिनाए हैं। उन कारणों की पड़ताल होनी है। अगर वो कड़ियां जुड़ जाती है जांच में, उस रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट फैसला करेगा। ठीक है, एक फाइनल कमेंट लेता हूं मैं सबसे। मनीष जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, रखिए अपनी बात, फाइनल कमेंट। देखिए, वैसे तो सभी पार्टियों का काम होता है आरोप और प्रत्यारोप लगाने का, चाहे मुद्दा कोई भी हो, सभी को एक दूसरे के ऊपर कमियां निकालने का। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, ये भारत माता के वो लाल है, हरियाणा के वो जवान हैं जिन्होंने कई बार अपनी जान पर खेल कर हरियाणा में भाईचारे को बनाए रखने में अपनी अहम योगदान दिया है, जिसके लिए इन्होंने कई बार अवार्ड से सम्मानित भी गवर्नर साहब ने और कई बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने इनको अवार्ड से सम्मानित भी किया है। तो हमें राजनीति से ऊपर उठकर सच्चाई की तरफ जाना चाहिए, इंसाफ की तरफ जाना चाहिए और सरकार को भी वो चीजें संज्ञान में लानी चाहिए जिसमें सरकार भी कोई द्वेष भावना को लेकर ना होकर, एक दूसरे को ना नीचा दिखाने को लेकर, इसकी सच्चाई जो दूध का दूध है और पानी का पानी सामने आना चाहिए, क्योंकि इसमें हरियाणा के उन जवानों का भविष्य भी सरकार के हाथ में। ठीक है, भारत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, मनीष जी, मैं आपके बात से समर्थन करता हूं कि द्वेष की भावना से सरकार को काम नहीं करना चाहिए। मेरे मित्र, ना तो सरकार ने यह मामला उठाया था, ना भारतीय जनता पार्टी ने मामला उठाया था, याचिकाकर्ता गया था, जो इसमें भुक्तभोगी था वो गया था। अब माननीय उच्च न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है उसके आधार पर कमेटी बताई है। आप ठीक कह रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
लेकिन जिस भावनात्मक रूप से आप कह रहे हैं कि इन 9 लोगों का जहां पे नाम चिन्हित किया गया है, ये राष्ट्र के बेटे हैं, देशभक्त हैं, सब है, मानते हैं। अगर इनका चयन गलत तरीके से हुआ तो जो लोग वाकई ही इसके अधिकारी थे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उनके घर का चूल्हा बुझा है, उनका जीवन खत्म हो गया है। वो 2013 या 2009 की भर्ती थी, आज 2022 हो गई है। 13 साल से वो लोग कहां भटक रहे होंगे, उनके जीवन का स्तर कहां चला गया होगा, इस बात पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और अगर वास्तव में हुआ है तो उसका भुक्तभोगी कौन होगा, उसके लिए हुड्डा साहब को जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को बनना पड़ेगा। अगर दूध का दूध पानी का पानी में ये लोग अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो जो लोग योग्य थे उनका अधिकार का हनन हुआ है, उनका अधिकार आपने छीना है, ये बात देखनी पड़ेगी। ठीक है ओंकार जी, ये देखनी पड़ेगी। फाइनल कमेंट जल्दी से सर, ये बात देखनी पड़ेगी। केशव जी बहुत ही संजीदा मामला है। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा पहुंच चुका है और मेरे भाई कह रहे हमने इतनी नौकरियां दी हैं। चलो कुछ भी है, जब ये कुर्सी से उतरेंगे घोटाले तभी उजागर होते हैं। आज कांग्रेस सीट पर नहीं है तो ये घोटाले उजागर हो रहे हैं, कल ये सीट पर नहीं होंगे तो इससे बड़े बड़े घोटाले आएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें साक्षात्कार के अंक इतने ना हो कि वो भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें, मुख्य परीक्षा को प्रभावित कर सकें। साक्षात्कार के अंक मात्र 5%, 4% जहाँ लिमिट हो जाने चाहिए ताकि भर्ती बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके, युवाओं से खिलवाड़ ना हो। ठीक है राजकुमार जी, फाइनल कमेंट। सब जी, जो भी सरकारें बनती हैं, जो शपथ लेती हैं संविधान की, उसमें साफ तौर पर बोलते बिना राग और द्वेष के काम करें। उस शपथ को अगर ध्यान रखेंगे तो ये संकट नहीं आएगा। अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, विश्वसनीय होगी तो ये संकट नहीं आएगा। हमको इन घटनाओं से सबक सीखने की जरूरत है। इस पर एक दूसरे की घेराबंदी करने की, आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है। इन घटनाओं से सबक सीखें और जरूरी सुधार करें सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। भारत जी, मनीष जी, ओंकार जी, राजकुमार जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।